मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हाई स्वागत करती हूँ। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। अगर आप मुझे डेली फॉलो करें तो आपको पता है मैं सिर्फ आपको अभी तक क्या पढ़ा रही थी, मैं पढ़ाई थी आपको डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, या पीआईबी की साइट पर दिया गया हो, या फिर कहीं और भी दिया होता है, तो हम डेली डिस्कस करते हैं। सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिल जाता है। जो भी बच्चे देखते होंगे उनको सारी चीज़ें पता होंगी। तो आज जो हम डिस्कस करने जाने वाले हैं वो हमारा है फरवरी माह का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मतलब ऑलरेडी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं डेली बेसिस पे, लेकिन क्या होता है डेली एक एक घंटे का लगता है। मतलब सारे बच्चे इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं डेली 1 घंटे का वीडियो देखे करंट अफेयर्स की। जो बच्चे बहुत सच्चे मेहनती होते हैं ना, जिनको चाहिए कि भाई हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, वही आकर डेली सुबह 6 बजे का वीडियो देखते हैं। बाकी लोग क्या है, कुछ लोगों को होता है कि सक्सेस के लिए उनको शॉर्टकट चाहिए कि भाई हम डेली नहीं पढ़ेंगे, हमें इकट्ठे महीने का एक दिन करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दीजिए, 1-2 घंटे का वीडियो, हम उससे अपना काम चला लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फरवरी माह में जो भी करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में, ताकि अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर से किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आरओ एआरओ का हो या आपका यूपी कांस्टेबल होने वाला है, और भी बहुत सारे आपके एग्जाम्स होंगे जिसमें आपका करंट अफेयर 6 महीने का मिनिमम पूछता है। तो अगर आप मान लीजिए 6 महीने बाद आपका आरओ एआरओ होने वाला है, तो आप जनवरी फरवरी से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ही, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है, उसमें भी आपका करंट अफेयर्स डेफिनेटली पूछेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मार्च में हो रहा है पेपर, तो फरवरी तक अगर करंट अफेयर्स पूछता है, क्योंकि ज़्यादातर होता है ना एग्जाम्स में आप कभी देखते हो ना क्वेश्चन में, तो जो लेटेस्ट की न्यूज़ रही होती है ना, जो लेटेस्ट मतलब हाल ही में चीज़ें हुई होती हैं, उनसे रिलेट करके क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैगजीन उठाते हैं मार्केट से 6 महीने का मैगजीन लेके आया, मान लीजिए फरवरी में लेकर कोई आया, तो डेफिनेटली फरवरी का तो करंट अफेयर्स उसमें नहीं होगा, हो सकता है जनवरी तक का हो या दिसंबर तक का हो। फिर होता क्या, जो जनवरी दिसंबर का करंट अफेयर्स होता है, जनवरी या फरवरी का करंट अफेयर होता है, वो आपको उसमें मिल नहीं पाता। और अगर आपका उससे 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना भाई, वो छूट रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आपको 2-4 नंबर रह जा रहा है। और 2-4 नंबर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है एक एक नंबर की। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अगर करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछे, वो कभी हमसे मिस ना हो, इसलिए हम यहाँ पे सारा कवर करेंगे फरवरी माह का करंट अफेयर्स। उनको एमसीक्यू फॉर्म में सेट किया गया है, ताकि हम क्वेश्चंस और आंसर्स के फॉर्म में सेट करके उनको सॉल्व करेंगे। एक रिवीजन भी हो जाएगा हमारा, और जो चीज़ क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में होती है ना, वो हम थोड़ा सा जल्दी याद रख पाते हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ूंगी, आपको आंसर मार्क करना होगा, उसके बाद हम सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये सारे फरवरी माह में हुए हैं, वही है यहाँ पे। कौन से भारतीय प्रधानमंत्री हैं या उप प्रधानमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मामलों और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने सारे पदों पर काम किया है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस हमारे हैं पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, या फिर नरेंद्र मोदी। इनके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से होंगे। देखिए क्या इसमें बोल रहा है, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मामलों के वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया। तो हम अगर कैलकुलेशन करें, तो अगर एलिमिनेशन वाला मेथड यूज़ करें, तो नरेंद्र मोदी तो भाई कहीं से भी नहीं है, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। बचे हमारे 3 ऑप्शन जो हैं, ये पीवी नरसिम्हा राव हो गए, MS स्वामीनाथन। आपको पता है कि MS स्वामीनाथन जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाने आते हैं। इन्होंने किसी मतलब कभी भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया। तो 2 हमारे ऑप्शंस ऑलरेडी कट गए। हमारे ऑप्शंस बच रहे हैं पहला और तीसरा, है पीवी नरसिम्हा राव और है चौधरी चरण सिंह। तो अगर जैसे होता कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, आपने 2 कैसे भी करके एलिमिनेट कर दिया, आपने अपना दिमाग लगा करके, तो 2 बचे हैं। तो 2 में हमको सही आंसर निकालने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा इसका, ऑप्शन सी होगा, चौधरी चरण सिंह हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री, 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने। चौधरी चरण सिंह की अगर बात की जाए, अगर पूछा जाए कि वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे या फिर उप प्रधानमंत्री थे, तो तीसरे नंबर के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, 3rd नंबर के यहाँ लिखा हुआ है, और 5वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, साथ में क्या लिखा है उन्होंने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री जैसे पदों पर भी ये रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी पदों को संभाला है। ठीक है, इतना इनके लिए काफ़ी होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो मतलब आदि महोत्सव जो हम मनाते हैं हर साल, उसका बोल रहा है प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस हमारे देखें तो शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, मतलब जो हम आदि महोत्सव मनाते हैं उसमें क्या शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करते हैं, या फिर भारत की जनजातीय विरासत की समृद्धि विविधता को प्रदर्शित करने का काम करना चाहते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का जश्न मनाते हैं हम, या फिर आधुनिक तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको जो भी, अगर आपको देखिए आपने कहीं पे पढ़ा है, तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि भाई मैंने पढ़ा था ऐसी चीज़ें थी। तो आप इसका आंसर जो है मार्क करिए, क्या होगा,
ऑप्शन देखिए क्या है हमारे, शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, भारत की जनजातीय विरासत की समृद्धि विविधता को प्रदर्शित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का जश्न मनाना, या फिर आधुनिक तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। तो सही आंसर हमारा क्या है, भारत की जनजातीय विरासत की समृद्धि विविधता को प्रदर्शित करना। जो हमने आदि महोत्सव मनाया है, आदि महोत्सव मतलब कि क्या है, इसमें आदि का अगर होता ना कि आदि से आप थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आदिवासी जैसे होते हैं। आदिवासी कहाँ रहते हैं, जनजाति क्षेत्रों में रहते हैं। तो आदिवासी जो होते हैं, भारत की जनजातीय विरासत की समृद्धि विविधता को प्रदर्शित करना, जो भी वहाँ की विविधता उसको प्रदर्शित करना। साथ में क्या है लिखा हुआ है, जनजातीय महोत्सव 2024 जो एक वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है, अपने जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध उत्सव को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य भारत की जनजातीय विरासत की, ये सारे रिपीट हो रहा है, तो आपको बस याद रखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है? थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन देखिए पढ़े ढंग से क्या लिखा है, किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया था? खोलने का मतलब क्या हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी ना, उसको ओपन इकोनॉमी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर पाएँ, हमारे यहाँ बाहर से चीज़ें आए, हम बाहर चीज़ें एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट करें, ये सारी जो होता है ओपन इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी के ये टर्म्स हैं सारे। तो यही बोला कि अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य किसने किया था? ऑप्शन हमारे हैं चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह हमारा ऑप्शन पहला, पीवी नरसिम्हा राव सेकेंड ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हमारा डॉक्टर स्वामीनाथन, और चौथा हमारा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। यहाँ पे देखिए फिर से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये तो नहीं होंगे क्योंकि जब ये आए हैं इकोनॉमी ऑलरेडी ओपन है। एम एस स्वामीनाथन आपको मैंने पहले बताया है क्या है कि वो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक माने आते हैं। 2 ऑप्शन ऑलरेडी कट हो गए हमारा। देखिए तो 2 ऑप्शंस बचते हैं, ये चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। तो हमारा चौधरी चरण सिंह के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो उन्होंने ऐसा कोई स्पेशल काम उस टाइम नहीं किया था इकोनॉमी से रिलेटेड। तो हमारा सही आंसर क्या हो सकता है, ये है सही आंसर हमारा, पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने ओपन इकोनॉमी जैसा स्टार्ट किया था। ठीक है, देखिए लिखा, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है। मतलब जब पहले हमारी जो स्टार्टिंग में इकोनॉमी नए नए हम आज़ाद हुए थे, उसके बाद हमने जब इकोनॉमी अपनी थोड़ा सा बढ़ाने शुरू की, चीज़ें नई नई करने शुरू की, तो उस टाइम हमारे यहाँ पे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं था, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे क्या, देखिए हमारे यहाँ पे कोई चीज़ बेचने या कोई चीज़ हमारे यहाँ से खरीदेगा तब ना, जब लगेगा कि भाई ये कंट्री है, यहाँ का ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत अच्छा है। लेकिन जब स्टार्टिंग में हम आज़ाद हुए थे, जो हमारी चीज़ें जो है बहुत बिखरी हुई थी, बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट उस टाइम हमारे पास नहीं था कि जिससे हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर पाएँ, या फिर इतना पैसा भी हमारे पास नहीं था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हम बाहर से खरीद करके लेकर आएँ। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें हुई हैं, तो अभी हम देखिए ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी कर रहे हैं। हम अपने आप इंडिया को क्या मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक चाइना। और नरेंद्र मोदी जी ने बोला भी है कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि जैसा मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना बना हुआ है कि वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आकर के अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टोर्स डालती हैं, वहाँ पर बनाती हैं चीज़ें, और मेड इन चाइना का टैग लगाकर वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्कुलेट होता है। तो हम भी चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें हैं यहाँ पे सेटअप करें और यहीं बनाएं, और मेड इन इंडिया का वो टैग लगा करके बेचें। हम भी यही चाहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? अभी जस्ट 1 मिनट पहले 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, उसमें मैंने आपको बार बार बताया है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा दिमाग स्लो काम करता है, हो सकता है कुछ लोगों का ध्यान ना हो, बस वीडियो चल रहा है, ईयरफोन लगे हैं या ऐसे चल रहा है, पता चलता है। कुछ लोग देखा मैंने, खाना बना रहे हैं, वीडियो चल रहा है, क्यों ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्लास चल रही है, गाने सुन रहे हैं, क्लास चल रही है, ऑटो में बैठे हैं, क्लास चल रही है। देखिए मतलब अच्छी बात है कि आप यूटिलाइज कर रहे हो चीज़ें, लेकिन क्या होता है जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हर टाइम यूट्यूब खोल के बैठे हुए हैं, मतलब उस टाइम पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, चल रहा है, तो ना उनके मन में एक तो ये वहम हो जाता है कि 5 घंटे से मैं यूट्यूब चला रही हूँ, मैंने काफ़ी पढ़ लिया, लेकिन रियल में क्या है, उनका दिमाग बटा हुआ था, 20% ध्यान पढ़ाई पर था, बाकी चीज़ें कभी खाना बनाने, पीने में, घूमने में, टहलने में, या फिर ऑटो बैठे कहीं पर भी ध्यान लग रहता है। तो अपने माइंड को तो हो जाता है कि भाई हमने 5 घंटे यूट्यूब चलाया है, 5 घंटे वीडियोज़ देखे हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा ये चीज़ें अपने आप में अच्छी होती नहीं है। आपने एक वो कहावत सुनी होगी ना, एक गधे और घोड़े में क्या फ़र्क होता है। जैसे गधा होता है ना, जैसे गधा क्या है, जैसे मान लीजिए एक घोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे गधा है, ये घास चर के जाएगा, यहाँ से घास चरते 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 जा रहा है, गधा थोड़ी देर में देखेगा, ओहो
इतना सारा घास खा लिया मैंने, ठीक है इतना काफ़ी है, या फिर इतनी दूर आ गया हूँ मैं, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन घोड़ा क्या है, वो रेस लगाता है, वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है कि उसने कितना काम किया है कितना नहीं किया है। तो यही डिफरेंस होता है एक तरीके से गधे और घोड़े में। आप डिसाइड करिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, गधे बनना चाहते हैं या घोड़े बनना चाहते हैं। कि गधे क्या है, हर 10 मिनट 15 मिनट में आप देखेंगे, कुछ लोग होते हैं ना वीडियो देख रहे हैं कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या है हर 10 मिनट में देखेंगे भाई कितनी देर का हुआ है, अच्छा इतनी देर का वीडियो देख लिया। हर 10 मिनट में वो घड़ी देखेंगे, अच्छा इतनी देर से पढ़ रहे हैं। तो वो क्या होता है, गधे वाली प्रवृत्ति होती है कि आप 10-15 मिनट में हर बार चेक कर रहे हो कि कैसे पढ़ रहे हो। तो ये प्रवृत्ति नहीं लानी है हमें। तो चलिए देखते देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन हमारे हैं चौधरी चरण सिंह है, पी.वी. नरसिम्हा राव है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है और नॉर्मन बोरलॉग है। मैंने ऑप्शन ऑलरेडी बहुत बार बताया आपको अभी। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, जिनको श्रेय दिया जाता है कि भारत में हरित क्रांति लाए थे, अच्छे किस्म के बीज वगैरह लाए थे। जो हमारे यहाँ ना स्टार्टिंग में क्या था कि मतलब सारी सुविधाएं थी, पानी वानी की सुविधाएं थी, लेकिन अच्छे किस्म के बीज नहीं थे। तो जो प्रोडक्शन हो रहा था हमारा, मान लीजिए कि किसी खेत की जो कैपेसिटी है, मान लीजिए खेत है, पानी अच्छा है, खेत में पानी वगैरह भी दिया जा रहा है ठीक से, लेकिन क्या बीज अच्छे किस्म के नहीं के, तो मान लीजिए इससे 5 कुंटल ही उत्पादन हो रहा है। लेकिन अच्छे किस्म के बीज हम लेकर आए तो हो गया 15 कुंटल हो गया। मतलब खेत वही है, रिसोर्सेस वही है, सब कुछ वही है, उतने लोग ही काम, मतलब लोगों की जनसंख्या भी कम है। मान लीजिए कि इसको पहले होता था कि 5 कुंटल लगा कि खेती करने में 10 लोग इंगेज्ड हैं, और ये हो गया बीज अच्छे किस्म का है, 15 कुंटल उत्पादन के लिए भी 5 लोग की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे क्या हुआ, ये ज़्यादातर देखा गया हमारे पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिला था, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध थी। खेत के किसान थे वो बहुत बड़े बड़े जमींदार टाइप के थे, उनके पास 200 एकड़ 250 एकड़ है। देखिए फायदा उसी को होगा जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है, क्योंकि उसको सच में मतलब उत्पादन के लिए क्योंकि वो क्या है, जो उत्पादन कर रहा है वो बेचने के लिए कर रहा है, डेफिनेटली वो बेचने के लिए कर रहा है, वो चाहता है कि वो बेचे और पैसे कमाए। लेकिन किसी व्यक्ति के पास 1 ही एकड़ भूमि है, 5 एकड़ भूमि है, तो वो किस लिए, बस अपना खान पाना चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए ही काम कर रहा है। तो वो कभी भी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए जाएगा नहीं। तो जो इसका फ़ायदा हुआ ना, कि आपसे अगर पूछे कभी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसका फ़ायदा जो है हरियाणा पंजाब के किसानों को ही ज़्यादा क्यों मिला, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल थी पानी की, और खेतों का साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो वो चाहते थे कि भाई ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन होगा तो हम उसको ज़्यादा बेच करके फ़ायदा कमा पाएंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेपो रेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ये इकोनॉमिक के 2 टर्म्स हैं, उनको हम देखेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि क्या बोला, रेपो रेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस हमारे हैं, बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। धन आपूर्ति का मतलब होता है कि उस टाइम जो है मनी का फ्लो कितना है, ठीक है, मार्केट में। जैसे मान लीजिए मार्केट में है, ठीक है, अभी अगर 10,000 रुपये ही 10,000 नोट हैं जो फ्लो में है, ठीक है, तो हो सकता है कोई चीज़ आपको खरीदनी है। देखिए जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना मार्केट में, उसकी वैल्यू घट जाती है। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाता है ना, तो आपको एक सामान, मान लीजिए किसी सामान को देने के लिए पहले 10 रुपये देने पड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या होगी, सामान ज़्यादा आ गया, मतलब पैसे ज़्यादा आ गए, चीज़ें उतनी ही हैं, तो क्या करेंगे, जो पहले लोग 10 रुपये में खरीदना चाहे तो बोलेंगे भाई मुझे दे दो, पहले मैं 20 रुपये दूंगा, क्योंकि मनी फ्लो ज़्यादा हो गया। तो जब मनी फ्लो हो जाता है ज़्यादा तो महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ती है तो मुद्रास्फीति जो होती है, मूल्य मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं, जो कीमतें क्या है चीज़ों की बढ़ जाती है, इसके बारे में बोला है, मुकाबला करने के लिए। साथ ही क्या, ऑपरेटिंग बैंक दर निर्धारित करने के लिए, बैंक रेट निर्धारित करने के लिए ये बोला है, इसके लिए क्या आता है, या बैंकों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना होता है, या फिर क्या होता है, उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करना होता है। तो ये सारे देखिए नहीं होंगे, उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित क्यों करेंगे भैया, पैसा उनका बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है, वो पहले से बहुत सारा पैसा दे खरीद रहे हैं, इसकी वजह से बहुत चीज़ें महंगी हो रही हैं। दूसरा ऑप्शन क्या ये बोल रहा है, बैंकों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना। बैंकों के लिए धन उपलब्ध है ही नहीं, लोग बैंक से निकाल के खर्च कर रहे हैं मार्केट में, मतलब सामान खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो क्या है, बैंकों के लिए पैसा उपलब्ध नहीं हो रहा है, बैंकों के लिए कमी हो रही है उस टाइम। ऑपरेटिंग बैंक दरें निर्धारित करना, बैंक रेट्स निर्धारित नहीं करते हैं इसमें, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है। हमारा सही आंसर होगा ए। इसमें क्या करते हैं हम, जो इन्फ्लेशन है, मुद्रा इन्फ्लेशन जो है, मनी इन्फ्लेशन है, उसको कम करते हैं कि भाई इतना सारा पैसा मार्केट सर्कुलेट हो रहा है, इसको हमें कम करना है। साथ ही क्या करने की कोशिश करते हैं, धन आपूर्ति को कम कर देते हैं, मार्केट से पैसा खींचने की कोशिश करते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए लिखा हुआ, बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। ये टर्म थोड़े से आपको अटपटे लग सकते हैं, जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ी है, हिंदी में पढ़ी है, उनको समझ में आ जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी है या इकोनॉमी हिंदी इंग्लिश किसी में नहीं पढ़ी, उनको लगेगा भाई ये क्या पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या है। तो ये इकोनॉमी के टर्म्स है जिनको मैं मतलब, देखिए आप धन आपूर्ति का मतलब होता है
कि पैसे की सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई बोलते हैं इसको। लिखा है विनियमित करना, मतलब कंट्रोल करना एक तरीके से होता है ना, ठीक है। लिखा है मूल्य मुद्रा स्फीति। नॉर्मल मुद्रा स्फीति क्या होती है? महंगाई बढ़ना, क्योंकि महंगाई कब बढ़ती है? जब सप्लाई उतनी ही रहती है। मतलब मान लीजिए पहले क्या है, 10 कपड़े बनकर आ रहे थे और खरीदने वाले भी 10 थे, उनके पैसे भी 10 मान लीजिए 100 रुपये थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, कपड़े तो उतने ही हैं, खरीदार जो हैं वो 20 हो गए हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, वो कीमतें बढ़ा देते हैं। तो मूल्य मुद्रास्फीति इसी को कहते हैं, ठीक है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट अगर पूछते हैं कि रेपो रेट क्या होती है, वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अल्पकालिक तरलता अंतराल से संबोधित करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेता है। देखिए, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक हमारा है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम्स में, तो आपको एक बार थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए रेपो रेट क्या बोल रहा है, जिस पर बैंक अल्पकालिक तरलता अंतराल को संबोधित करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेते हैं। तो रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई से बैंक जो है लोन लेती हैं, आरबीआई से जो है बैंक लोन लेती हैं। क्या होता है, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग बैंक से पैसा निकाल के क्या कर रहे हैं, मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, तो बैंक क्या, आरबीआई क्या करेगी, मतलब आरबीआई करेगी कैसे भी करके ये मार्केट का पैसा उठाकर लाया जाए, तो बैंक को क्या करेगी, लोन दे देगी। तो आरबीआई से बैंक जो है लोन लेते हैं, ठीक है। जब मार्केट में पैसा कम हो जाता है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। एक तो रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में होता है कि आरबीआई जो होता है वो बैंक से लोन लेता है, मतलब बैंक से कुछ पैसा लेता है, अपने पास रखवाता है। तो अगर आरबीआई बैंक से पैसा ले रहा है तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे, और अगर बैंक जो है आरबीआई से कुछ पैसे उधार ले रही अल्पकालिक, मतलब थोड़ी छोटी समयावधि के लिए, उसको हम बोलेंगे रेपो रेट, ठीक है। इतना सफिशियंट है। देखिए इकोनॉमी की क्लास नहीं है, बट अगर कोई टर्म आ रहा है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो कवर करके पढ़ा दूँ आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और म्यांमार के संदर्भ में FMR का क्या अर्थ है? भारत और म्यांमार के संदर्भ में बोल रहा है कि FMR का क्या संदर्भ है। म्यांमार अभी चर्चा में रहा है ना, थोड़ी सी पोरस बाउंड्री हमारी थी, इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ म्यांमार जो रोहिंग्याज वगैरह हैं हमारे यहाँ पर आकर रह रहे थे। देखिए हमारे यहाँ पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट उसको संभाल नहीं पा रही है, और अगर दूसरे देशों के जो हैं लोग आकर गरीब जो लोग हैं जिनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, या वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो उनके पक्ष में नहीं है, अगर वो लोग भी यहाँ पे आकर रहेंगे, देखिए अगर कोई नागरिक आकर भारत में रहता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी, भारत सरकार की हो जाएगी। तो भारत सरकार क्या अभी इंडियंस का ही खर्चा पानी, जो हुक्का पानी नहीं चला पा रही है, उनको ढंग से शिक्षा हो गया, उनकी सुरक्षा हो गया, उनको रोजगार दे नहीं पा रही, और अगर बाहर से आकर लोग रहेंगे तो क्या है, दिक्कत हमें ही होगी, गवर्नमेंट को होगी। तो भाई एक तो भारतीय जो है नागरिक वो भी विरोध करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज ऑलरेडी कम हैं, हमें वैसे ही मौके नहीं मिल रहे हैं, आप बाहर से लोगों को आने दे रहे हो, वो कंट्रोल नहीं कर रहे हो चीज़ें, तो इन फ्यूचर क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इसलिए क्या किया गया है, थोड़ा बॉर्डर्स को कंट्रोल किया गया है। इससे रिलेटेड हम आगे जाके क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि कितना बॉर्डर शेयर करते हैं हम, कितने बॉर्डर पे फेंसिंग की जा रही है, क्या इशू चल रहा था। तो अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं FMR के बारे में, कि आपसे पूछ रहा है FMR क्या है। तो फॉरेन मिनिस्ट्री रेजोल्यूशन बोलते हैं इसको, या फिर फ्री मूवमेंट रेजिम बोलते हैं, या फिर बोलते हैं फेडरल मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस, या फ्रंटियर मैनेजमेंट रेगुलेशन। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है फ्री मूवमेंट रेजिम। जो फ्री मूवमेंट हो रहा था ना पॉरस बॉर्डर्स की वजह से, कि कोई यहाँ से वहाँ जा रहा है, म्यांमार से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फेंसिंग कर रही है, बॉर्डर बना रही है, थोड़ा सख्त बॉर्डर बना रही है कि भाई आप वहाँ के हो वहीं रहिए, हमारे यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी बहुत चर्चा में भी था उस टाइम, जो CAA एक्ट है हमारा है, मुझे फुल फॉर्म थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, बट अमित शाह जी ने अभी मतलब उस टाइम बहुत चर्चा में बना हुआ था कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनको वापस भेजेंगे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया था कि मतलब शरणार्थी एक तरीके से रोहिंग्याज जो हैं, और उनके साथ जो है भारत ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो थोड़ा मतलब लोग हर तरीके से बिहेव करते हैं, जब खुद पे आती है तो बोलेंगे कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने नागरिकों को ध्यान दें, लेकिन कोई दूसरा देश करता है तो उसकी क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देते हैं, तो उन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा उसी का है, फ्री मूवमेंट रेजिम के बारे में। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 फरवरी 2024 को भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने के निर्माण की घोषणा की है। इसमें देखेंगे हम आगे जाकर के कि बाउंड्री वगैरह कितनी होने वाली है, कितने बॉर्डर में फेंसिंग हो रही है। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन हमारा अगला है, 2024 में SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप किसने जीती है।
जो SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप हुई है वो किसने जीती है? ऑप्शंस हमारे हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या भारत। सही आंसर क्या होगा इसका? नीचे लिखा हुआ है। कुछ लोग बच्चे होंगे देख रहे होंगे, क्या है मैडम और आप पूछ रहे हो, सही आंसर क्या होगा? वहीं लिखा रहता है, वहीं देख के बता दीजिए आप। तो थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा ईमानदारी से भी काम करिए। अगर आपको दिख रहा है कि ऑप्शन लिखा हुआ है लेकिन फिर भी कोशिश करिए आपको नहीं दिख रहा है, उसको इग्नोर करिए। आप कोशिश करिए कि नहीं दिख रहा है और गैस करिए कि आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है? भारत है। ठीक है, देखिए लिखा है इसमें, भारत 8 फरवरी 2024 को ढाका में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ जो है एफ एफ सॉरी SAFF का फुल फॉर्म अगर पूछता है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ जो है अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का विजेता बनकर आया है। ठीक है, साउथ अफ्रीकन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया है? आपसे पूछ रहा है, लोकसभा में वित्त विधेयक जो अभी 2024 का पेश किया गया है, किसने पेश किया है? वित्त विधेयक कौन पेश करेगा? साधारण सी बात, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। वित्त विधेयक कौन पेश करेगा? वित्त मंत्री पेश करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शंस आपको पता है। प्रधानमंत्री ने? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गृह मंत्री जी ने? नहीं। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है? जी हाँ, ये हमारा सही ऑप्शन है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी विधेयक वगैरह ऐसे आते हैं, ज़्यादातर वो काम होता है हमारे जो भी उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या वित्त मंत्री होते हैं। तो हमारी निर्मला सीतारमण हैं। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला जो बनी है वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण है, जिन्होंने 6 बार हमारा बजट प्रस्तुत किया है। एक और भी थे, शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, आई डोंट नो, कन्फ्यूजन थोड़ा सा है। वो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। एक बार देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन से हैं, उनका नाम बताइएगा मुझे। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश किया है। इसका लक्ष्य क्या है? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा आयकर दरों को बनाए रखना। जो भी इनकम टैक्स वगैरह रेट्स वगैरह हैं, उनको कैसे कैसे क्या चीज़ें चलेंगी, कैसे रहेंगी नहीं रहेंगी, इसके बारे में आया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीकी लागू करने की योजना बना रही है? जो नेशनल हाईवेज होते हैं, नेशनल रोड्स होते हैं, NH हमारे होते हैं नेशनल हाईवेज, उसमें जो टोल टैक्स लगता है ना, उसके लिए एक नई रणनीति बनाई जा रही है। उसके बारे में क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन हमारा है, देखिए मैं ऐसा थोड़ा सा लिख देती हूँ, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है RFID प्रौद्योगिकी जो है, ये आपने पढ़ा होगा फास्टैग वगैरह में। सैटेलाइट आधारित GPS है, चेहरे की पहचान करके या फिर QR कोड स्कैन करके। देखिए QR कोड स्कैन करके तो पहले से हम कर रहे थे, और चेहरे की पहचान करके आप कैसे भाई कैसे टोल टैक्स ले लेंगे? क्या पता गाड़ी किसी के पापा की है, उसका लड़का या उनके ताऊ जी चाचा जी फोन गाड़ी चला रहे, उनका टोल टैक्स आप कैसे काटेंगे? चेहरे से कैसे स्कैन करेंगे? तो ये अपने आप पे क्या गलत हो जाएगा। ये हमारा है RFID, इसको भी हम पहले से यूज़ कर रहे थे। रेडियो ऐसे करके कुछ इसका फुल फॉर्म है, वो बताइएगा मुझे RFID का फुल फॉर्म क्या होगा। तो हमारा सही आंसर है सैटेलाइट आधारित GPS। मतलब सैटेलाइट आधारित GPS हम लागू करने वाले हैं। उसके तहत ही हम क्या करेंगे, उसके साथ उसके द्वारा ही हम जो भी टोल टैक्स वगैरह है उसको कलेक्ट करेंगे। देखिए लिखा, सरकार की योजना राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित GPS टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह की नई प्रणाली के तहत टोल शुल्क कैसे काटा जाएगा? टोल शुल्क मतलब प्रणाली तो कौन सी यूज करने वाले हैं हम? GPS वाला यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है टोल टैक्स काटा कैसे जाएगा। ऑप्शन हमारे, टोल बूथों पर नकद भुगतान किया जाएगा, मोबाइल वॉलेट लेन देन किया जाएगा, बैंक खातों से सीधा कटौती की जाएगी, या फिर टोल टिकट मैनुअल रूप से जारी किए जाएंगे। नगद भुगतान कैसे करेंगे? सैटेलाइट के थ्रू GPS का यूज़ करके काटने वाले टोल टैक्स, तो कैसे नगद भुगतान करेंगे? कैसे? तो कैश डिलीवरी देंगे नहीं वहाँ पे आप। मोबाइल वॉलेट का कैसे यूज़ करेंगे? जब GPS का यूज़ किया जा रहा है तो क्या है, डायरेक्ट आपके जो बैंक खाता होगा ना, उसी के थ्रू आपका पैसा कट जाएगा। टोल टिकट ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बैंक खातों से सीधे कटौती की जाएगी। ठीक है, जो भी अब टोल संग्रहण की नई प्रणाली स्टार्ट की गई है उसमें लिखा हुआ देखिए, नई टोल संग्रह प्रणाली वाहन जो नंबर प्लेट नंबर पहचान का उपयोग करके सीधे बैंक खाते से टोल शुल्क काट लिया जाएगा। तो आई थिंक इन फ्यूचर ऐसा हो कि आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ अपने गाड़ी के नंबर भी अटैच कराना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के जब नंबर अटैच कराएंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई इस गाड़ी के नंबर के साथ कौन सा बैंक अकाउंट अटैच्ड है। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होंगी बट ठीक है।
क्वेश्चन हमारा है गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे। मतलब ये फरवरी का पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए लग रहा है कि फरवरी का करेंगे, फरवरी तो कर चुके हैं ना, तो हम फरवरी का पुराना पढ़ चुके हैं, किया था जिन्होंने। ऑप्शन हमारे हैं जस्टिन टूडो टूडो ट्रूडो, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल गलत है, पता नहीं कैसे ऑप्शन रखा है इन्होंने। मार्क फिलिप्स हैं या बोरिस जॉनसन है, तो सही आंसर क्या होगा? देखिए पहले तो इसको काट दीजिए, जिसने भी ऑप्शन रखा आई डोंट नो इन्होंने कैसे बनाया है, बट ठीक है, हो जाती हैं गलतियाँ थोड़ी बहुत। तो हमारा सही आंसर देखिए, इसमें हम कटिंग पटिंग नहीं कर पाएंगे, ये कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि ये बिल्कुल गलत है। बाकी जो है वो गैस कर सकते हैं आप, जिनको पता है वो गैस कर, मतलब जिनको नहीं पता वो तो गैस करेंगे, हो सकता है अकड़ बकड़ बम्बे बोर्ड करके खेल के सही लगा देंगे, लेकिन जिनको पता है उनको पता है सही आंसर क्या है। मार्क फिलिप हैं जो हैं वर्तमान गुयाना के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं हम। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप ने 6 से 11 फरवरी 2024 तक भारत की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे उन्होंने। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम बताइए। जो सब्सिडी में डायरेक्ट हम चावल प्रोवाइड कर रहे हैं, राइस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी मतलब सब्सिडी प्रोवाइडर्स वगैरह है, जो भी जिनके पास भी कार्ड वगैरह होते हैं, बीपीएल कार्ड्स वगैरह होते हैं, बोला है कि कौन सा है ब्रांड पूछा राइस का। ऑप्शन है भारत अनाज है, भारत राइस है, भारत एसेंशियल्स है, भारत भोजन है। तो सही आंसर क्या है हमारा? भारत राइस, भारत, ठीक है, ये सही आंसर होगा हमारा। इसके अंदर क्या लिखा? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली में भारत राइस ब्रांड लॉन्च किया है। जैसे आप होता है ना दुकान से जाकर के चावल खरीदते हो, बासमती खरीद रहे हैं या कोई और खरीद रहे हैं, तो नॉर्मल होता है कि कहीं से दुकान से आया है और जितनी मर्जी होगी दुकानदार, खुला वाला आप लोगों तो भाई उसकी मर्जी है, 50 में दे, 60 में दे, 70 में दे। पैकेजिंग वाले में होता है कि सबका प्राइस फिक्स होता है कि 70 लिखा है तो आपको 65 में दे देंगे, 80 लिखा है तो 75 में दे देंगे। लेकिन जो ये राइस है ना, भारत राइस, ये सब्सिडी वाला राइस है, मतलब इसमें क्या है आपको सस्ता मिलेगा और नॉर्मल दिल्ली में आपको नॉर्मल स्टोर, नॉर्मल दुकानों पर भी मिल जाएगा, ठीक है, ये बताया गया इसमें। क्वेश्चन हमारे देखें, सार्वजनिक परीक्षा जो होती हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हो रहे हैं, अभी लीक हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उस समय कुछ टॉपिक्स चर्चा में। देखिए आपको पता है पेपर लीक हुआ था, पेपर कैसे लीक हुआ, क्या लीक हुआ, लेकिन पेपर लीक से रिलेटेड कभी क्वेश्चन बनेगा, किस तरीके से बनेगा, आपको वो भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन क्या है? सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम, जो लीक वगैरह हो जाते हैं, विधेयक का मुख्य उद्देश्य है क्या, मतलब क्यों पारित किया गया है? तो परीक्षा का कठिनाई स्तर बढ़ाने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कठिनाई स्तर पहले से इतना बढ़ा रखा आपने, वन डे एग्जाम आप मतलब आर ओ को पेपर ले रहे हो या पेट का पेपर ले रहे हो, क्वेश्चन आपको यूपीएससी लेवल के पूछ रहे हो, तो कठिनाई तो आपने वैसे ही बढ़ा रखी है। सार्वजनिक परीक्षाओं की संख्या कम करने के लिए? ऑलरेडी बहुत कम वैकेंसी, भैया वो कितनी कम करेंगे आप। निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षा सुनिश्चित करना, थोड़ा सा ही लग रहा है, ठीक है। सभी विषयों के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुरू करें, ये तो कुछ कुछ के लिए होता है, कुछ कुछ के लिए नहीं होता है, तो ये भी गलत। हमारा सही आंसर क्या है? निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नाम क्या है? सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 से याद रखिएगा, ये सही आंसर हो गया हमारा। जो पेपर वगैरह लीक हुए ना, उस समस्या से निपटने के लिए स्टार्ट किया गया है। 6 फरवरी 2024 को लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित करके निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सार्वजनिक परीक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। पता नहीं कैसे पेपर लीक हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट का। आप यूपीएससी का देखिए, कभी आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पेपर लीक हो गया? बहुत रेयर, मतलब यूपीएससी तो शायद मुझे लगता है अभी, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन में तो नहीं है कभी लीक हुआ होगा। बाकी कोई सेंटर मतलब सेंटर कोई एग्जाम हो शायद लीक हो गया हो, लेकिन यूपीएससी हो गया, हर साल अपना उसकी डेट फिक्स होती है, किस दिन पेपर होगा, किस दिन इंटरव्यू होगा, किस दिन मेंस होगा, सब चीज़ें फिक्स है, लेकिन कभी भी लीक नहीं होता। लेकिन ये समस्या आपको स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम में देखने को मिलेगी। पता नहीं, मतलब रिसोर्सेज उतने ही यूज़ कर रहे हो आप, फीस भी ले रहे हो बच्चों से, सेंट्रल अलॉट कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है पेपर करवाने का, सब चीज़ें आपको सेम एज इट इज़ मिलने जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम, लेकिन पता नहीं पेपर क्यों लीक हो जाता है, कहाँ पे गलती है, कहाँ पे कमी आ रही है, ये चीज़ें चल रही हैं, अभी दिख रही हैं। और अभी यूपी पीसीएस का क्या हुआ है, नोट मतलब जो
एडमिट कार्ड नहीं आया है। शायद उन लोगों को लग रहा है भाई ऐसा ना हो कि पहले से जो भेदिए बैठे हुए हैं जिन्होंने 2 पेपर ऑलरेडी लीक करा दिए हैं, यूपीपीसीएस का पेपर कराएं वो भी लीक हो जाएगा तो फिर धज्जियाँ उड़ जाएंगे गवर्नमेंट के। ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट के बहुत बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रखी है ऑल ओवर मतलब इंडिया में कि भाई पता नहीं कैसे एग्ज़ाम करा रहे हैं, मतलब 1 बाय 1 पेपर लीक हो रहे हैं। एक पेपर लीक हुआ, दूसरा पेपर हो रहा है वो भी लीक हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि तीसरा पेपर हो वो भी लीक हो जाए। तो पता नहीं, अभी एडमिट कार्ड तो आए, देखिए क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार जो है बाड़ लगाने की योजना बना रही है। मैंने आपको बताया था ना, अभी हम पढ़ेंगे लंबाई, ये पूरी टोटल लंबाई नहीं है, टोटल लंबाई तो बहुत ज़्यादा है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमें यहाँ पे देखना कि कितनी लंबाई पर हम फेंसिंग करने वाले हैं। मान लीजिए ये बॉर्डर हमारा है, तो अगर ये पूरा बॉर्डर इतना है तो इतने पे हम फेंसिंग करने वाले हैं, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है आपसे। ऑप्शंस हमारे हैं 1643 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या है हमारा, ये लिखा ही हुआ है, दिख ही रहा होगा आपको, 1643 1643 किलोमीटर्स हैं जिस पर हम फेंसिंग करने वाले हैं। ये सारा यही लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लिखा है भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था जो है FMR, इसका फुल फॉर्म बताइए। अभी बताया था उधर थोड़ी देर पहले ना, बताइए क्या होगा इसका का उद्देश्य क्या है। जो FMR है उसका क्या है उद्देश्य, पर्यटन को बढ़ावा देना। क्या हम चाहते हैं कि जो हमने FMR जो अभी लागू किया है उसका मतलब मेन मुद्दा जो है उद्देश्य क्या है। क्या हम चाहते हैं कि पर्यटक वहाँ से यहाँ पर आए, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड ऑप्शन है व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, भैया व्यापार करने के लिए अलग रूट बने हुए हैं जहाँ से व्यापार हो रहा है, ये हम नहीं चाह रहे हैं इसको करके। लोगों को बिना दस्तावेजों के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देना, मतलब एक दूसरे के क्षेत्र में, मान लीजिए ये इंडिया का है, ठीक है, ये हमारा बॉर्डर हो गया, ठीक है, जहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे म्यांमार हो गया, यहाँ पे इंडिया हो गया। तो मान लीजिए इतना हम छोड़ देंगे, भैया आप इधर से इधर आइए, इधर से इधर जाइए, इसके बाद यहाँ नहीं आना है आपको, और इसके बाद आपको यहाँ जाना है, यहाँ करोगे तो यहाँ जाएं, हमारे वाले तो यहाँ वैसे भी नहीं जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, तो हमारा आंसर क्या होगा, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हम फेंसिंग कर रहे हैं ना, ये हमने मूवमेंट को कम करने के लिए किया है। साथ में हम क्या कर रहे हैं कि भाई इतना भी वो नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है आजकल तो मतलब अगर आप ध्यान से जाकर वो ग्राउंड लेवल पर देखेंगे वहाँ रिश्तेदारी हो गई होगी लोगों की, यहाँ के लोग वहाँ के लोग शादी कर रहे थे पहले, इतना पोरस बॉर्डर्स वगैरह थी। तो क्या है, लोगों को बिना दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक की अनुमति देता है। जो पहले पूरे इंडिया का भ्रमण करके जाते थे उनका वो बंद करा दिया गया है, ठीक है। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था जो है एक समाप्त करता है। मुक्त मतलब आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं जा पाएंगे जैसे पहले जाते थे। दोनों पक्षों के लोगों को बिना किसी दस्तावेज के एक दूसरे क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति है, उसके बाद आपको वापस भेज देंगे, ठीक है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप मस्त घूम घूम के आइए जहाँ जाना है आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार जो है भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी क्यों कर रही है। देखिए ये ना, मैंने मतलब वनडे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो मैंने कोशिश की है कि अगर म्यांमार से कहीं से भी घुमा फिरा कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आपसे मिस ना हो, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की हैं। तो बोल रहा है कि बाड़बंदी क्यों की है हमने। ऑप्शन हमारे देखिए क्या है, वन्य जीव तस्करी को रोकने के लिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्या मैंने बताया अभी तक ऐसा कुछ नहीं। उग्रवाद और तस्करी को अंकुश लगाने के लिए, ये भी मैंने नहीं बताया आपको, फिर भी देखते हैं अगर नेक्स्ट। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए, नहीं भाई हमको सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं करना है क्योंकि हमारे पक्ष में नहीं है। सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, ऐसा भी नहीं करना चाह रहे हैं हम। जो उग्रवाद मतलब क्या है, वहाँ के लोग यहाँ पर आकर के हमारे ही लोगों को, जो वहाँ के नेटिव लोग हैं वहाँ को परेशान कर रहे हैं, तस्करी वगैरह के लिए भी यूज़ हो रहा है वो क्षेत्र जो है, तो उसको कम करने के लिए हमने स्पेशली किया है, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है, उग्रवाद, तस्करी, नशीली दवाओं के व्यापार पर अंकुश लगाना। उस रूट से बहुत सारे ड्रग्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पर भारत में लाए जाते हैं, ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं। झारखंड राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीतने वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व कौन करता है। ऑप्शंस हमारे हैं हेमंत सोरेन, अभी हाल में चर्चा में थे ना, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, रामदास सोरेन, इंद्रजीत महता। तो हमारे सही आंसर क्या है, चंपई सोरेन है, जिन्होंने झारखंड राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीतने वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया है, ठीक है। इसके अंदर की सारी चीज़ें यही लिखी है। चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली झमुमो कांग्रेस राजद गठबंधन जो है, आपको याद रखना है झमुमो है, और कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार ने
5 फरवरी 2024 को झारखंड राज्य विधानसभा में विश्वास मत में जीत हासिल की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रमुख भारतीय संगीतकार को, जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा है, ने अपने नवीनतम एल्बम दिस मूवमेंट, मैंने पढ़ाया था ना आपको बहुत सारा इसके बारे में, मतलब मूवीज़ वगैरह के बारे में पढ़ाया था, बारबी मूवी उसके गाने वगैरह हैं, बहुत सारे पढ़ाए थे आपको, के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ग्रैमी पुरस्कार मैंने सारे पढ़ाए हैं आपको कि किस कैटेगरी में किसे दिया गया है। ऑप्शंस देखें तो हमारे यहाँ भारतीय जो है उनको उनकी बात की जा रही है। ऑप्शंस हमारे हैं AR रहमान और लता मंगेशकर। क्या ऐसा पढ़ाया था मैंने? कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, थोड़ा सा लग रहा है आपको। हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति, ये भी नहीं पढ़ाया था कुछ। सोनू निगम और श्रेया घोषाल, ये भी चर्चा में नहीं थे। तो हमारा सही आंसर क्या है? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन हो, जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता है। उनका जो एक एल्बम है दिस मूवमेंट, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, दिस मूवमेंट, ये एक तरीके से क्या है, ये एल्बम है। ठीक है, एल्बम सॉन्ग्स होते हैं ना बहुत सारे, उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए लिखा शंकर महादेवन जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति। अगर आपसे कभी पूछता है नाम की फ्यूजन बैंड का नाम क्या था, तो फ्यूजन बैंड का नाम था शक्ति। अपनी नवीनतम रिलीज दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम जो है ग्रैमी पुरस्कार जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला, अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये आपका एग्जाम से जरूर पूछता है। अगर यूपीपीएससी देखिए ना, उसमें भी आपका एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं वन लाइनर फॉर्म में, जो पूछता है आपसे। ऑप्शन देखते हैं हमारे, बांस सितार बजाते हैं, तबला बजाते हैं, बांसुरी भारतीय बांस की बांसुरी बजाते हैं, या हारमोनियम बजाते हैं। सही आंसर क्या है? बांसुरी बजाते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप तुक्का नहीं लगा सकते, एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो भैया उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए आप। ठीक है, अनुभवी भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने अपने सहयोगी एल्बम जो है एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य यंत्र और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणियों में दोहरी ग्रैमी पुरस्कार जीते। इनको 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। और क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फरवरी 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? मैंने पढ़ाया था आपको बहुत अच्छे से। ऑप्शंस क्या हैं? पद्म भूषण है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, या परमवीर चक्र है। सही आंसर क्या है हमारा? है भारत रत्न। तो जो हमारा लाल कृष्ण आडवाणी है, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाने वाला है? भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जो फंडिंग मिलती है ना बीजेपी को सबसे ज़्यादा, वो इन्हीं के द्वारा मिलती है। तो कहे जा सकते हैं थोड़ा सा इस तरीके से फेवरिज्म देखने को मिलता है इन चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? जो गगनयान मिशन जाने वाला है अभी हम 2025 में, जिसमें हमारे 3 साइंटिस्ट भी जाएंगे, उसमें बोला जा रहा है एक रोबोट हमारा जा रहा है, फीमेल रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है। उसका नाम पूछ रहा है आपसे कि उसका नाम क्या है। ऑप्शन हमारे हैं व्योमनॉट, गगनयान, गगनयात्री, व्योममित्र, या फिर एस्ट्रोनॉटिला। तो हमारा है व्योममित्र। व्योममित्र पहला ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट है जो हमारा गगनयान जाने वाला है ना, उसके साथ जाएगा। तो देखिए महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री जो है व्योममित्रा, जो है इस वर्ष की 3री तिमाही के इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। ठीक है, पहले ही हम रोबोट को भेजेंगे, उसके बाद हमारा 2025 में गगनयान जाने वाला है। ठीक है, भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्योममित्रा कौन से विशिष्ट कार्य करेगा? तो जो हम भेजने वाले हैं वो पहले वहाँ पे जाएगा, कुछ देखेगा, जांच पड़ताल करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद आएगा। तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर वो जाकर वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करेंगे जिससे कि हमारे इन फ्यूचर जो भी हमारे अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं स्पेस में, उनकी सुविधा के लिए कौन कौन से काम देखने को मिलेंगे। ऑप्शन हमारे हैं पैनलों का संचालन करना और सरल प्रश्नों का उत्तर देना, बिल्कुल भी नहीं। जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण करना, अंतरिक्ष यान का संचालन करना, या फिर वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। ये सारे ऑप्शंस गलत है। हमारे सही आंसर हमारा है बी, जीवन समर्थन। मतलब कि वहाँ पे अगर कोई मतलब अंतरिक्ष यात्री जा रहा है तो उसका सर्वाइवल कैसे इजी हो सकता है, मतलब कैसे अपने आप को सुरक्षित रख करके जीवित जा करके जीवित आएगा, इसको देखना है उसका काम। और संचार प्रणाली का परीक्षण करना, जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ना, कभी कभी स्पेस में जाते हैं हमारे अंतरिक्ष यात्री तो रेडियो फ्रिक्वेंसीज वगैरह मैच नहीं होती है, कुछ ऐसे इशू जाते हैं जिससे हमारे मतलब होता है कि पृथ्वी से कनेक्शन टूट जाता है। तो ऐसी चीज़ें देखने को ना मिले, इसके लिए भी ये परीक्षण करके आएंगे। ठीक है,
जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण करना, ये सारी चीज़ में लिखी हुई है, वही रिपीटेड मोड पे है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेटीएम पेमेंट बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन है। पेटीएम पेमेंट बैंक का संचालन करने वाली, जो पेटीएम की जो बोलते हैं ना कि एक इम्पोर्टेंट कंपनी होती है जिससे पेटीएम बना हुआ है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारे हैं पेटीएम है, 197 कम्युनिकेशन है, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है ये है। तो हमने बहुत बार पढ़ा था जब बोला जाता था कि पेटीएम जो है 29 फरवरी से बंद हो जाएगा, तब ये था कि पेरेंट कंपनी कौन सी है, 197 कम्युनिकेशन जो है पेटीएम की पेरेंटिंग कंपनी है, ठीक है। ठीक है, लिखा हुआ है आरबीआई ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 197 कम्युनिकेशन द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर व्यवसायिक प्रतिबंध लगाए हैं कि आप जो व्यवसायिक बैंक का काम कर रहे थे वो आप नहीं कर पाएंगे। ये अभी 29 फरवरी से उस पर लागू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेट कौन सा, मतलब रविचंद्रन अश्विन से पहले कौन से ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं ऑलरेडी। ऑप्शन हमारे हैं विराट कोहली, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा। तो रविचंद्रन अश्विन से पहले पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा अनिल कुंबले हैं जिन्होंने 500 विकेट ऑलरेडी लिए थे, ठीक है, इनके पहले। देखिए लिखा हुआ है 2024 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में अपना 500वां टेस्ट विकेट हासिल किया है इन्होंने। दूसरे दिन के अंतिम सत्र में जैक क्रॉली को अश्विन ने आउट कर दिया, जिससे अश्विन अनिल कुंबले के बाद टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है। भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है, मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी कि नियुक्ति इनकी हुई है यहाँ पर इस पद पर। फिर देखते हैं ऑप्शंस आपको याद है कि नहीं याद है। जनरल बिपिन रावत है, बिल्कुल नहीं, आपको पता होना चाहिए। जनरल दलवीर सिंह सुहाग ही, बिल्कुल इनका भी नाम नहीं सुना था हमने। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, बिल्कुल भी नहीं, किसी और पोस्ट पर हुए थे, बाद में देखेंगे। जनरल मनोज पांडे, ये है सही आंसर हमारा होगा, भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख बने हुए हैं, ठीक है। एक लिखा हुआ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 15 फरवरी 2024 को वाशिंगटन में अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह थे ना, जिसमें मतलब जो भी पार्टियां वगैरह हैं वो फंड इकट्ठा करती थी कंपनियों से, प्राइवेट पर्सन से, उसके बारे में बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, क्यों इसको अमान्य घोषित किया है, क्या किया है। इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा है, बिल्कुल भी नहीं। योजना को अमान्य कर दिया, भैया जो आप फंडिंग ले रहे हो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए, ये बोला गया कि आर्टिकल 19 जो हमारा है सूचना का अधिकार जो होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो हमारे भारतीय नागरिकों को, उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि आप पैसा किससे कितना ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, इसकी जानकारी भारतीय नागरिकों को नहीं हो पा रही। आप उन पर कल को रूलिंग करने वाले हो, कल उनका आप कर्ता धर्ता बनने वाले हो, और उनको पता ही नहीं कि कौन सी पार्टी किससे कैसे पैसा लेकर के काम कर रही है। हो सकता है कल आप ऐसी किसी कंपनी से पैसा ले लें जो भारतीय जो भी नागरिक वगैरह हैं उनके मतलब उनके अच्छे के लिए काम नहीं करती, अपने फ़ायदे के लिए काम कर, उनका खून चूस चूस के पैसा कमा रही है, और आप उससे फंडिंग ले लो। कल को क्या करोगे, कल आप कब कोई ऐसा मामला फंसेगा जिसमें आपको जो नागरिकों को सपोर्ट करना होगा या कंपनी का, तब कंपनी करेंगे क्योंकि फंडिंग आपको वहीं से मिली है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि भारतीय जो जनता है उनका अधिकार बनता है, क्योंकि आपको चुनकर लाने वाली है, तो उनका बिल्कुल अधिकार बनता है कि आप किससे कितना पैसा ले रहे हो, ताकि उनको पता हो कि भाई ये जो बीजेपी पार्टी है या जो हमारी कांग्रेस पार्टी, इसने इस कंपनी से पैसा लिया है, और देखेंगे कि भाई ये कंपनियां कैसे कैसे काम करती हैं, किसके लिए काम करती हैं। ये मतलब ऐसा तो नहीं कि भारतीय नागरिकों को शोषण कर रही हैं, सब चीज़ देखने को मिलती है। तो उसके हिसाब से इसको अमान्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। देखिए लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना को अमान्य कर दिया गया है। अभी आज और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, वो मैं आपको जो डेली डिस्कस करती हूँ करंट अफेयर्स को उस टॉपिक में बताऊंगी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया है। ऑप्शंस क्या है, गोपनीयता का अधिकार है, सूचना का अधिकार का उल्लंघन है, धन का अनुसूचित वितरण है, या राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता का अभाव है। तो मैंने क्या बोला है, सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, इसकी वजह से इसको अमान्य घोषित किया गया है, ठीक है। लिखा है 5 न्यायाधीशों की पीठ वाली अदालत ने 5 फरवरी 2024 को घोषणा की कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है।
2024 की T20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे पुष्टि की गई है, किसे भारतीय नया कप्तान चुना गया है? ऑप्शन देखते हैं हमारे। विराट कोहली हैं, देखिए पहले से थे, अगर सिलेक्शन हुआ होता तो पूछा नहीं आता। तो रोहित शर्मा है, अजिंक्य रहाणे हैं या KL राहुल है? तो सही आंसर हमारा है रोहित शर्मा है। बहुत मतलब पुराने खिलाड़ी हैं इसलिए भी इनको चुना गया है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया भी कई बार मैचेस में इन्होंने। देखिए लिखा है BCCI सचिव जय शाह ने 15 फरवरी 2024 को पुष्टि की है कि रोहित शर्मा आगामी 2024 T20 विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। साथ ही आश्वासन दिया है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत वेस्ट इंडीज के बारबाडोसा में T20 विश्व कप जीतेगा भी। मतलब इन्होंने ऐसा बोला है कि भाई हम तो रोहित शर्मा को अपना कैप्टन बना भी रहे हैं और जो होने वाला T20 मैच वो उसका मतलब उसको जीत कर भी लाएंगे, ये इतना मतलब उन्होंने विश्वास दिलाया है। क्वेश्चन देखते हैं 2024 T20 विश्व कप कहाँ आयोजित क्यों होने वाला है? अभी बताया था जैसे आपको मैंने। ऑप्शन देखते हैं, भारत श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में। तो ऑप्शन हमारा सही क्या होगा? कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये होने वाला है, याद रखिएगा आप। देखिए लिखा है T20 विश्व कप 1 जून से 29 जून को होने वाला है कैरेबियन और USA में, जिसमें 20 टीमें शामिल होने वाली हैं। साथ क्या लिखा है? टूर्नामेंट अपने 9वें संस्करण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 स्थानों और कैरेबियन में 6 स्थानों पर 6 स्थानों का उपयोग करेगा। आपसे पूछता है T20 का कौन सा संस्करण हो रहा है? ये 9वां संस्करण हो रहा है, ठीक है। इतना काफ़ी होगा आपके लिए, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला आबू धाबी में BAPS मंदिर का क्या महत्व है? अभी 14 फरवरी को हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है अबू धाबी में। उसके बारे में पूछ रहा है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है या महत्व क्या है। ऑप्शन हमारे हैं, यह मध्य पूर्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, या फिर यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है, यह एक आधुनिक वास्तुशिल्प कला का चमत्कार है एक तरीके से, यह भारतीय समुदाय में एकता के बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो यहाँ पे मंदिर नहीं है तो एकता का कोई प्रतीक बनता नहीं है। आधुनिक वास्तुकला क्या है? वहाँ पे तो हमने पुरानी वास्तुकला की चीज़ें यूज़ की हैं। ये मध्य पूर्व का सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन क्या है, ये पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर होने वाला है वहाँ पर, इसलिए चर्चा में रहा था। उद्घाटन हुआ था 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए लिखा अबू धाबी में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था जो है BAPS जो है हिंदू मंदिर ने महंत स्वामी महाराज के नेतृत्व में 14 फरवरी 2024 को अपनी मूर्तियों के अभिषेक का जश्न मनाया है। यह मंदिर जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर धार्मिक समझ और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। अबू धाबी में BAPS मंदिर मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है, ये पहला हिंदू पत्थर मंदिर है, ठीक है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा बोला है कोच्चि हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय क्या बनाता है? जो कोच्चि हवाई अड्डा है उसको इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनिकनेस के लिए जाना जाता है, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन हमारा है किसी हवाई अड्डे पर सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र है, किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है, किसी हवाई अड्डे में सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संयंत्र है, पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। सबसे बड़ा क्या होगा? ऐसा कुछ है ही नहीं कभी अभी यहाँ पर, लेकिन यह पहला है, पहली बार कहीं पर हाइड्रोजन संयंत्र के द्वारा चलाया जा रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा होगा B, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस पर यहाँ पे उसका जो भी एक्सप्लेनेशन सेम है। क्वेश्चन हमारा है अपार का मतलब क्या है? अपार का मतलब क्या है? ऑप्शन हमारे ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। सी कहाँ है इसमें? गलत हो गया। एक राष्ट्र एक छात्र ID कार्ड देखिए सी होगा इसमें, ये भी गलत है। डिजिटल इंडिया पहल, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंटेंट रजिस्ट्री, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म का, ये सारे सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है APAR का उद्देश्य क्या है? APAR का अपार जो हमने पढ़ा अभी, उसका उद्देश्य पूछ रहा है। छात्रों की शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए, सरकारी स्कूलों के डिजिटल ID कार्ड जारी करने के लिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, व्यवस्थित प्रवेश की सुविधा के लिए, या फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए। तो सही आंसर हमारा होने वाला है छात्रों की शैक्षणिक प्रगति को
और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए ये किया जा रहा है कि भैया कोई बच्चा पढ़ने आ रहा है तो उसका डेवलपमेंट सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब की क्या है एक तरह से रेगुलेट किया जाएगा, चीज़ों को कंट्रोल करने के या निगरान रखने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये लिखा हो देगा। अब बार केवल एक विशिष्ट शैक्षणिक चरण के लिए नहीं है, ये छात्रों के लिए उनकी शैक्षणिक यात्रा के दौरान आजीवन डिजिटल पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कि अगर कोई बच्चा कहीं पढ़ा था वो अब क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस हमारे हैं निःशुल्क जल आपूर्ति प्रदान करने वाला, सूर्य पीएम जो सूर्य पीएम सूर्य घर जो बिजली योजना है, मैंने पढ़ाई थी आपको ऑलरेडी, जिस दिन हमारा राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उस टाइम चर्चा में था ये। छत पर बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं है। 1 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली से रोशन करना, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना इसका उद्देश्य होने वाला है। देखिए लिखा हुआ है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को शुभारंभ किया था। इस योजना को जो लक्ष्य है 1 करोड़ घरों को रोशन करने, मुफ्त बिजली प्रदान करना है। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की पेशकश की जाएगी। जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट देखते हो ना, दिल्ली में देखते हो क्या, दिल्ली में देखते हो लोगों को 200 यूनिट फ्री मिलती है हर मंथ। जो भी बच्चे यहाँ पर रह रहे होंगे उनको पता होगा, यहाँ पर दिल्ली में नेहरू विहार, गांधी विहार वगैरह में जो भी गवर्नमेंट मीटर होता है उसमें 200 यूनिट फ्री मिलता है। तो वैसी कुछ योजना स्टार्ट की गई है जिसमें 300 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्री मिलेगी। हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ पर स्थित थी। ऑप्शन हमारे हैं प्रशांत महासागर, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर या उत्तरी सागर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बाल्टिक सागर में प्राचीन पत्थर की दीवार खोजी गई है। तो आप पूछता है अगर तो याद रखिएगा बाल्टिक सागर में है। शोधकर्ताओं को बाल्टिक सागर में जर्मन तट के पास एक पत्थर की दीवार मिली है। बाल्टिक सागर में 21 मीटर की गहराई पर खोजा गया है। अगर गहराई पूछता है तो 21 मीटर की गहराई पर आपको देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा को शुरू कर रहा है। एयर टैक्सी सेवा मतलब जमीन पर तो टैक्सी चलती ही है। ये पूछ रहा है आपसे कि एयर टैक्सी कहाँ पर शुरू की जाने वाली है। ऑप्शन हमारे हैं सिंगापुर है, दुबई है, टोक्यो, न्यूयॉर्क है। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन हमारे हैं सिंगापुर है, दुबई है, टोक्यो है या न्यूयॉर्क है। सही आंसर हमारा क्या है, दुबई। दुबई थोड़ा डेवलपमेंट कर रहा है इन चीज़ों को लेकर के, तो दुबई में आपको एयर टैक्सी दिख जाएंगी। दुबई ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। समझौते से दुबई शहर व्यापी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा और वर्टीपार्ट नेटवर्क की तैनाती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद किस राजनीतिक दल ने सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। ऑप्शंस हमारे हैं बीजू जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय जनता दल या इंडियन नेशनल लोक दल। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सही आंसर हमारा है राष्ट्रीय लोक दल जो है उसने फैसला किया है क्या, गठबंधन में शामिल होने का। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या लिखा, राष्ट्रीय लोक दल जो हमारा है आरएलडी जो है ने विपक्षी गठबंधन से अपना रिश्ता खत्म करते हुए सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आम चुनाव में अधिकांश सीटें जीतने वाले स्वतंत्र उम्मीदवार बड़े पैमाने पर संबद्ध हैं, कहाँ से हैं। ऑप्शंस हमारे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, या फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, मुत्ताहिदा जो है कौमी मूवमेंट है, वो है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ है। तो सही आंसर इसका है कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ है। पूर्व प्रधानमंत्री जो इमरान खान की पार्टी है उसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान का चुनाव आयोग ने 12 फरवरी 2024 को आम चुनावों के पूर्ण परिणाम जारी किए हैं, जिसमें राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में राजनीतिक दलों की प्रारंभिक स्थिति का विवरण दिया है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी थी, जो स्वतंत्र उम्मीदवारों ने सबसे अधिक संसदीय सीटें हासिल की हैं, साथ ही जिसे सेना समर्पित पीएमएलएन की सत्तारूढ़ बहुमत हासिल करने की संभावना कम हो गई है। बोलते हैं ना वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर आपको देखने मिलता है कि क्या हो गया,
80 में थे ना हम लोग, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जो दिल्ली में बच्चे रह रहे हैं उनको पता है पुस्तक मेला हर बार कहाँ लगता है। ऑप्शन हमारे हैं प्रगति मैदान नई दिल्ली, इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली या फिर त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली। तो हमारा सही आंसर क्या है, प्रगति मैदान। हर बार जो भी बुक फेयर वगैरह लगते हैं ना आपके प्रगति मैदान में ही लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है। जो भी G20 की समिट भी हुई थी वहीं पर हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं अच्छे से हो जाती हैं, ठीक है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला जो है 2024 10 फरवरी से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। 9 दिन तक चला था ये, ठीक है। आपसे कोई पूछता तो याद रखिए 9 दिन तक चला था ये। पुस्तक मेले का विषय क्या था, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। अगर पूछता है आपसे कि इसकी जो थीम थी या विषय था तो क्या था, बहुभाषी भारत कॉमा एक जीवंत परंपरा है, ये इसका विषय रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, देखिए। इस वर्ष सऊदी अरब सम्मानित अतिथि होगा, ठीक है। सऊदी अरब था जिसको एक तरीके से गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। EPFO का पूर्ण रूप क्या है। EPFO जो आप पढ़ते हैं ना, एग्जाम वगैरह हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, उसके बारे में पूछा। इसका फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल ओवरसाइट या फिर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन एंड फाइनेंशियल ऑपरेशन, एसेंशियल प्राइवेट प्रोविडेंट फंड ऑब्लिगेशन। तो हमारा सबको पता है ये होगा आंसर सही। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है EPFO का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, ठीक है। देखो लिखा है इसमें, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा 8.25% की ब्याज दर से निर्धारित की गई है, ठीक है। जो भी ब्याज मिलता है ना, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वैसे फंड PF कटवाते हैं, जो प्रोविडेंट फंड कटवाते हैं हर बार, उनको उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। जब रिटायर होते हैं तो उनको सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस किया जाता है, उसके बारे में ही बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ है। ऑप्शन हमारे हैं प्रजनेश गुणेश्वर, रोजर फेडरर, लुका नार्दी या सुमित नागल। सुमित नागल सही आंसर होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था इसके बारे में। अगर आपने डेली करंट अफेयर्स क्लास होती है आपने वो अटेंड नहीं किया तो आपको पता होगा। तो लिखा है सुमित नागल ने 11 फरवरी 2024 को टेनिस को चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर हुआ था, फाइनल जीता है। उनका 5वां चैलेंजर खिताब, मतलब 5वीं बार उनको कोई खिताब मिला है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2024 अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था। ऑप्शन हमारे हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड। सही आंसर हमारा होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें लिखा है ऑस्ट्रेलिया ने 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में फाइनल में भारत को 79 रन से हरा करके अंडर 19 फुटबॉल वनडे क्रिकेट विश्व कप जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। ऑप्शन हमारे हैं अपोलो 11, ओडिसियस या फिर आर्टेमिस। तो आंसर हमारा है ओडिसियस, जो USA का है। USA का मतलब क्या है, USA गवर्नमेंट का नहीं है, वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है उसका है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले बार में देखेंगे। देखिए लिखा है इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित ओडिसियस ने 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी निर्मित अंतरिक्ष यान बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो एक निजी कंपनी द्वारा चंद्रमा पर उतरने वाला पहला घटना थी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि प्राइवेट कंपनी द्वारा उतारा गया इसको। किस निजी कंपनी ने ओडिसियस अंतरिक्ष यान का निर्माण किया है। स्पेस एक्स है, इंटूएटिव मशीन्स है, नीली उत्पत्ति है, बोइंग है। अभी मैंने पढ़ाया आपको इंटूएटिव मशीन्स ने बनाया है इसको, ठीक है। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। लेकिन नासा के प्रशासक जो है बिल नेल्सन ने निजी कंपनियों के साथ सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इंटूएटिव मशीन्स, स्पेस एक्स जो ओडिसियस के निर्माता हैं, ठीक है, और नासा के वाणिज्य चंद्रमा कार्यक्रम की सराहना की है। तो अभी चंद्रमा की जो मतलब सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना है वो USA बना है, लेकिन मतलब इन द सेंस कंट्रीज के अकाउंट में। लेकिन क्या है ये कोई गवर्नमेंट जो USA गवर्नमेंट है उसके द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है उसके द्वारा ये मिशन भेजा गया था। अभी हाल ही में चंद्रमा पर हम पहुँचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या मॉर्निंग
कंसल्ट 2024 तक 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में कौन उभरा है। मतलब 2024 की बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से नेता हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जिनको सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में देखा जा रहा है। तो ऑप्शन हमारे मैक्सिको के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति या अमेरिकी राष्ट्रपति, इनमें से कौन सा है। अब बताइए एक बार। तो लिखा ही हुआ है, बोलेंगे फिर मैडम आपने आंसर नीचे लिखा हुआ है और हमसे पूछ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनको 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे तो लोकप्रिय वैश्विक मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले जो नेता हैं माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इंटरनेशनल का तो पता नहीं, बट इंडिया में आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा होगा इनसे ज़्यादा खुश होगा। लोग बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी को एकदम ख़त्म करके रखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तानाशाही कर रहे हैं, कभी भी मीडिया से आकर इन फ्रंट बात नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसे देखने को मिल रही है। तो मतलब फिलहाल तो यही देखने को मिल रहा है। इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता अनुमोदन रेटिंग 78% के साथ शीर्ष पर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव मुक्त भारी जल रिएक्टरों में कुल निवेश कितना है। कुल टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव मुक्त भारी जल रिएक्टर। भारी जल का काम क्या होता है, जो प्रोसेसिंग होती है वो थोड़ा स्लो कर देता है। ठीक है, तो इसके बारे में बोला कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। ऑप्शन हमारे हैं 20,000 करोड़, 22,500 करोड़, 25,000 करोड़ या 30,000 करोड़। तो सही आंसर हमारा होगा 22,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद ही पूछे, बस एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। देखिए लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव मुक्त भारी जल रिएक्टर्स लगाए हैं जिनका नाम क्या है KEPS3 और KEPS4 उद्घाटन किया गया। अगर आपसे पूछता है तो नाम पूछ सकता है, तो नाम याद रखिएगा, काकरापार नाम है तो इसलिए इसका KAPS रखा गया है नाम। ठीक है, 22,500 करोड़ की धनराशि का इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भारत के नेट चरण सेकंड जो है गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना से कितनी ग्राम पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है। ये योजना चलाई गई है, इसमें कितनी ग्राम पंचायतों को लाभ होने वाला, इसके बारे में पूछ रहा है ऑप्शन। तो हमारा है 5,000 के लगभग, 6,000 के लगभग या 7,000 के लगभग या 8,000 के लगभग। तो ऑप्शन हमारा सही होने वाला है 8,000। तो 8,000 ग्राम पंचायतों को इससे लाभ होने वाला है। लिखा है देखिए उद्घाटन की गई परियोजनाओं में भारत नेट चरण जो 2 है, गुजरात फाइबर जो हम बना रहे हैं ना, फाइबर केबल्स वगैरह बिछा रहे, नेट जो वाईफाई वगैरह के नेटवर्किंग के जो केबल्स बिछा रहे हैं, उसी से रिलेटेड न्यूज़ हमारी है। ये जो लिखा हुआ है जो फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड शामिल है जिसमें 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है, सिम वगैरह के जो मतलब होता है नेटवर्क इशूज़ रहते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेट नहीं चल रहा है, ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो वहाँ पर भी वाईफाई की सुविधा पहुँचाने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स बिछाया जा रहा है, उसके बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो हमारा है डायरेक्ट जो FDI हमारा होता है के संबंध में केंद्र सरकार ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि किस बदलाव के बारे में मंजूरी दी है। तो हम देखते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कौन सा बदलाव किया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI पर प्रतिबंध बढ़ाया गया है। बिल्कुल नहीं, गलत है ये। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई, ये हमारा सही आंसर होगा। जो भी हम अंतरिक्ष स्टेशन वगैरह बना रहे हैं या फिर कोई हम अंतरिक्ष मतलब कोई भी ऐसा प्रोग्राम चला रहे जो अंतरिक्ष से रिलेटेड है, उसमें अगर कोई फॉरेन कंट्री की कोई भी कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं जो हमारा पूरा नहीं हो पाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता है तो उसको हम पूरा नहीं कर पाते। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक तरीके से निकाला है इन्होंने ऐसा। देखिए लिखा अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। ठीक है, केंद्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन को मंजूरी दी है जिसमें कहा गया है 100% विदेशी निवेश की अनुमति मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा नंबर क्या है। जिसको मतलब 24 घंटे में आप कभी भी अगर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, कोई भी लड़की है जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डायल करना है अगर अपनी हेल्प के लिए। तो हेल्पलाइन नंबर क्या है हमारा है 112। तो 112 हमारा सही आंसर है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमारा बोला है, इसमें लिखा है देखिए थोड़ा डिटेल में दिया गया है
केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान लगभग 1180 करोड़ की कुल लागत पर महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह निर्णय 21 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया था, जिसमें आपातकालीन नंबर जो है 112 को हमेशा आप 24 घंटे में कभी भी करना चाहते हो, आप कभी भी किसी मुसीबत में, तो आप इस नंबर को डायल करके अपने लिए हेल्प बुला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ये पढ़ाया था रायसीना डायलॉग क्या है, रायसीना डायलॉग है क्या, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारा नई दिल्ली में एक संगीत समारोह है, बिल्कुल भी नहीं। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र एक सम्मेलन है, वार्षिक सम्मेलन है, मैंने बताया था आपको अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था रायसीना डायलॉग्स के बारे में। ये दोनों ऑलरेडी हमारे कैंसिल हो गए, तो लिखा भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स वगैरह आते हैं और इंडियन लीडर्स रहते हैं। रायसीना जो हमारा है वहाँ पे मीटिंग होती है और वहाँ पे बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ये कंटिन्यूसली चल रहा है बहुत टाइम से और इस बार बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। तो देखो लिखा है रायसीना डायलॉग का नवा संस्करण किया गया। अगर आपसे पूछता है कि अभी रायसीना डायलॉग का जो संस्करण था कौन सा संस्करण था, तो नवा संस्करण किया गया है। 21 से 23 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में शुरू हुआ था। ये प्रतिष्ठित सम्मेलन जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हुए, भू राजनीति मतलब क्या होता है, बॉर्डर वगैरह जो डिस्प्यूट्स होते हैं और जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर के है। भू अर्थशास्त्र जो हो गया, जमीन जायदाद से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, चर्चा करने के लिए भारत के प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, भारत जो है लोगों को मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रायसीना से ही रिलेटेड है। बोला है रायसीना डायलॉग के 2024वें संस्करण का विषय क्या रहा है। जो भी हाल ही में जो हुआ है रायसीना डायलॉग, उसका संस्करण क्या रहा है, मैंने बताया था आपको, चतुरंगा इसकी एक थीम रही है। ठीक है, देखिए लिखा है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। टेक फ्रंटियर्स, विनिमय और वास्तविकताएं, बिल्कुल गलत है। ग्रह के साथ शांति, निवेश और नवप्रवर्तन, बिल्कुल गलत है। चतुरंगा जो है इसकी थीम रही है संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। चतुरंगा मतलब 4 चीज़ें हैं, इसे संघर्ष है, प्रतियोगिता है, सहयोग है और निर्माण है। हम संघर्ष भी करेंगे, प्रतियोगिता भी, कंपटीशन भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे और चीज़ों का निर्माण भी करेंगे। ये इसकी एक बार की मतलब एक तरीके से विषय रहा है। ठीक है, ये सारा उसी में लिखा हुआ है, उसी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है हमारा भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कौन सा है। जो हमारा नौसेना अभ्यास सबसे बड़ा जो इंडिया में माना जाता है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे ऑपरेशन ट्राइडेंट नहीं, वरुण व्यायाम करें नहीं, मिलन अभ्यास जो है सबसे बड़ा भारतीय नौसेना का अभ्यास माना जाता है। अब इसे तो अगर आपसे कहीं पूछा तो याद रखिएगा मिलन अभ्यास है। देखिए लिखा है रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह ने है 21 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का 12वां संस्करण का उद्घाटन किया है। मिलन 2024 जो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें भाग लेने वाली नौसेनाओं के 2000 से अधिक कर्मी शामिल होते हैं। इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। ठीक है, 2000 से लोग ज़्यादा शामिल होते, इसलिए अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी जो है कहाँ पर शुरू किया गया है। ऑप्शन हमारे कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी या नई दिल्ली। सही आंसर मार्क करिए क्या होगा। सही आंसर हमारा है गुवाहाटी। गुवाहाटी में अभी हाल ही में क्या हुआ है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की न्यू जो अष्टलक्ष्मी गेम्स अष्टलक्ष्मी जो हुआ है वहाँ पे हुआ है। कहाँ, गुवाहाटी में हुआ है। खेल से रिलेटेड हम बहुत सारे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आगे आएंगे हमारे। लिखा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4था संस्करण हुआ है, जिसका नाम था अष्टलक्ष्मी, गुवाहाटी में किया गया है। अगर आपसे पूछता है कि विजेता कौन रहा है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है इसका विजेता। तो ये क्वेश्चन भी आएगा आगे। ग्रीस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, पूछ रहा है। ऑप्शन हमारे हैं क्यारिकोस मित्सोटाकिस, जियोर्गोस गेरापेइमत्राइस, ठीक है, निकोस इंडियस और कतेरीना सकेला रोपोलू। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, क्यारिकोस मित्सोटाकिस इसका सही आंसर है। तो कहाँ के हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, कहाँ की, ग्रीस के हैं। ग्रीस चर्चा में बना हुआ था इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारा उसी के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस पहल का उद्देश्य जो है लाखों भारतीयों द्वारा उपभोग किए जाने भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। ऐसी कौन सी पहल स्टार्ट की गई, पूछ रहा है, जिसमें हम ध्यान दे रहे हैं कि जो भारतीय जो भी लोग हैं खाना क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस गुणवत्ता का खाना खा रहे हैं और क्या बोला उनकी सुरक्षा का हम कैसे ध्यान रखें कि भाई ऐसा कोई सामान ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे उनके स्वास्थ्य को कोई भी हानिकारक मतलब हानि पहुंचे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पीएम केयर्स हैं, पीएम किसान है, पीएम अभिम है या पीएम JAY है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है, पीएम अभिम है इसका सही आंसर, जिसको चलाया जा रहा है जो भी भोजन हम कर रहे हैं सुरक्षा और गुणवत्ता को देखने के लिए। देखिए लिखा है
ABHIAM पहल के तहत कई उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे क्रिटिकल केयर ब्लॉक, एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य ब्लॉक जैसी चीज़ें खोली जाएंगी, जिससे क्या किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा की जा सके खाद्य पदार्थों के मामले में। क्योंकि आजकल थोड़ा सा फूड जो कल्चर है वो चेंज हो रहा है, लोग उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, मोमोज पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हैं और मोटे हो जा रहे हैं, या फिर को बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, दिल की बीमारियाँ हो रही हैं, फिर मतलब ब्लड शुगर, मतलब बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं आपके खान पान से। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपना जो ईटिंग जो हैबिट है वो ठीक करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, राजकोट टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है शुभमन गिल, सरफराज, रविंद्र जडेजा या मार्क बुक। तो सही आंसर हमारा है रविंद्र जडेजा है। रविंद्र जडेजा को राजकोट टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन हमारे हैं भारत, थाईलैंड, चीन या इंडोनेशिया। तो सही आंसर हमारा होगा भारत। तो भारत ऐसा है जिसने महिला बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप टीम 2024 का खिताब जीता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन इसका थोड़ा सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम 18 फरवरी से लेकर के हुआ है वहाँ पे मलेशिया के शाह आलम में सेतिया सिटी के कन्वेंशन सेंटर में पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, उपग्रह इनसैट 3DS का उद्देश्य क्या है? मैंने पढ़ाया था आपको इनसैट 3DS का उद्देश्य क्या है। एक तरीके से मौसम की जानकारी देने के लिए बनाया गया इसको। तो देखिए लिखा है, संचार का काम करेगा, पृथ्वी अवलोकन करेगा या मौसम संबंधी अवलोकन करेगा, अंतरिक्ष अन्वेषण करेगा। तो सही आंसर हमारा क्या है? सी है, मौसम संबंधी अवलोकन करने के लिए इनसैट 3DS को भेजा गया है। इसके बारे में और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए लिखा है, मौसम उपग्रह इनसैट 3DS प्रक्षेपण के लगभग 20 मिनट बाद निर्धारित पथ पर प्रक्षेपित किया गया था। 20 मिनट बाद ही अपने पथ पर पहुंच गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, इनसैट 3DS को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? PSLV का, GSLV MK3 का, GSLV MK2 का, GSLV F14 का। तो सही आंसर हमारा क्या है? GSLV F14 का यूज़ किया गया था इनसैट 3DS को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारा उसी के बारे में लिखा हुआ है। अगली पीढ़ी का एक तरीके से है जिसमें सारे मौसम की जानकारियाँ दी जाएंगी, जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में वो दूर से सारी चीज़ें कैप्चर करेगा और हमें उन सबकी जानकारी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा देखते हैं, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? अभी मैंने बताया था 58 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं, 2 लोगों को दिए गए हैं। वही आंसर यहाँ वही पे क्वेश्चन पूछा गया हमारा, ये गुलजार जी को दिया गया या फिर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया या फिर दोनों लोगों को दिया गया है। तो हमारा सही आंसर है, आपको पता होगा कि दोनों लोगों को दिया गया है। देखिए ये जो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं, अभी जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था वहाँ पे आपको देखने को मिले होंगे। गुलजार जो हैं वो कविताएं करते हैं, उर्दू में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, उनके लिए दिया गया, ठीक है, दोनों लोगों को। ये सब उन्हीं के लिखा हुआ है। नेक्स्ट का देखिए क्वेश्चन देखा हमारा क्या है, बोला है, फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर जो है किस गीत के गुलजार की अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा में योगदान दिया गया है? तो जय हो, तेरे बिना, दिल से रे, छया छया। तो जय हो मूवी में क्या किया गया है? स्लमडॉग मिलेनियर जो है किस गीत से गुलजार की अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा में योगदान दिया गया? तो जय हो में, ठीक है। देखा, गुलजार की काव्यात्मक और गीतात्मक प्रतिभा, जो हम गुलजार जिनको बात कर रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जिनको, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर जो है हमारा 2009 में ऑस्कर और 2010 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। जय हो जैसे गीतों के साथ साथ माचिस 1996 जैसे समीक्षा द्वारा प्रशंसित फिल्मों के रचनाओं के माध्यम से, चमकती ओमकारा 2006, दिल से 1998, गुरु 2007 जैसी मूवीज़ में इन्होंने गाने लिखे हैं और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। सबसे ज़्यादा इन्हें जो प्रशंसा मिली है वो जय हो गाना, सुना है आपने? जय हो करके बहुत सारा चलता है, वो गाना इन्होंने ही किया था, ठीक है। NUCFDC का क्या मतलब है? देखिए लिखा NUCFDC का क्या मतलब है? ऑप्शन हमारे, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, शहरी सहकारी वित्तीय विकास निगमों का राष्ट्रीय संघ, राष्ट्रीय एकीकृत सहकारी वित्त और विकास निगम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहले क्या लिखा है? राष्ट्रीय सहकारी जो शहरी सहकारी वित्त है और विकास निगम जो हमारा है, क्या करता है? छात्र संगठन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यही सारा है, प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा गया है हमारा उसी का लिखा NUCFDC का प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा गया है? ग्रामीण सहकारी बैंकों को विनिमय करना,
कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, सहकारी जो शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना, या फिर है शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। सही आंसर हमारा क्या होगा? सही हमारा आंसर है सी है कि शहरी सहकारी बैंक जो हैं उनमें आधुनिक और उनको आधुनिक बनाना है और मजबूत बनाना है, क्योंकि शहरों में जो बैंक होते हैं ना उन पे बर्डन ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सारे लोग बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाते नहीं हैं, ये सारे लोग बैंक नहीं जाते। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, हर व्यक्ति बैंक जाता है, हर व्यक्ति का खाता होता है, एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार खाते होते हैं, साथ में उनको बैंकिंग सुविधा का बहुत सारे काम पड़ते हैं। इसलिए बैंकिंग सुविधाएं अच्छे से चलें, आधुनिक चीज़ों का उपयोग किया जा सके, इसके लिए क्या किया जा रहा है, जो शहरी बैंक है उन्हें बहुत सारी आधुनिक सेवाओं का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, ताकि थोड़े से मतलब कंफर्टेबल हो जाए लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या था? धर्मपथ परियोजना चलाई गई थी उत्तर प्रदेश में, उसका उद्देश्य पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा ग्रामीण गांव को शहरी केंद्रों से जोड़ना, जौनपुर में परिवहन बुनियादी ढांचे को सुधार करना, जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना। तो हमारा सही आंसर यही है कि जो हमारा ये चलाया गया धर्मपथ परियोजना, पथ है उससे रिलेटेड परियोजना है। ऐसे याद रखिएगा कि पथ मतलब रास्ता है, जोड़ने का काम करता है रास्ता। तो क्या करेगा, जौनपुर को अयोध्या से, वाराणसी से और मिर्जापुर से जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, इसका ये सही आंसर होने वाला है। देखिए लिखा है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ की आधारशिला रखी थी। धर्मपथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या लिखा है। रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है? पूछ रहा है कि सबसे आबादी तेंदुए की कहाँ पे देखने को मिलेगी? जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होगा तेंदुए भी वहाँ पे मिलेंगे आपको। ऐसे भी आप गैस कर सकते हो। फिर भी ऑप्शन देखते हैं हमारे हैं, राजस्थान में है, केरला में है, मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है। तो जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर आपको कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जनसंख्या लिखी होगी इनकी, 2018 से लेकर के 22 तक देश में तेंदुओं की आबादी 1000 से ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब 2018 से 22 की बात की जा रही, लगभग 1000 तेंदुए और आगे बढ़े, मतलब और भी पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। मध्य भारत में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में 3907 व्यक्तियों के साथ तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी दर्ज की गई है। तो 3907 वहाँ पे तेंदुए देखने को मिलेंगे। फिर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर लंबे देश का सबसे, ये थोड़ा दूसरा हो गया, सुदर्शन सेतु के बारे में लिख दिया इन्होंने, कोई नहीं, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना, ये हमारा उद्देश्य रहा है इसका। देखिए लिखा, पीएम सूर्य घर के लिए सरकार की मंजूरी जो है 75,121 करोड़ या 75,021 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए मुफ्त बिजली परियोजना स्टार्ट की गई है, उसी से रिलेटेड है हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, किस विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती है? मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था आपसे, ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी हम। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जैन विश्वविद्यालय। तो हमने बताया चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पहले नंबर पर रहा है और शायद एलपी जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे तीसरे नंबर पर रही है। ठीक है, देखिए लिखा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का समापन 29 फरवरी 2024 को हुआ है, गुवाहाटी में हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था इसका क्वेश्चन कि कहाँ पर हुए थे, गुवाहाटी में हुए हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 32 स्वर्ण जीते हैं, 18 रजत जीते हैं और 21 कांस्य के साथ 71 टोटल पदकों के साथ समग्र चैंपियनशिप के रूप में, मतलब फर्स्ट नंबर इन्होंने फर्स्ट प्लेस जो है हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? जो संगीत नाटक अकादमी कोई भी पुरस्कार प्रदान करती है तो उसका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन हमारे संगीत नाटक रत्न, अकादमिक पुराण, अकादमिक रत्न या नाट्य नाटक सम्मान। तो इसका सही आंसर क्या है? अकादमिक रत्न या अकादमिक फेलो जो दिया जाता है उसको बोलते हैं कि संगीत नाटक अकादमी से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसको अगर ये सम्मान प्रदान किया था तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। देखिए लिखा है, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, नाटक के लिए भारत के राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी जो है प्रदर्शन कलाओं में उत्कृष्टता को पहचानने और उसका जश्न मनाने के लिए 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नाम क्या है, जो अभी जिसमें ऐसा हम अंतरिक्ष में प्रोग्राम भेजने वाले हैं जिसमें हम मानवों को भी भेजने वाले हैं, जिसमें 3 हमारे टोटल साइंटिस्ट जाने वाले हैं, उसका नाम पूछ रहा है। तो चंद्रयान है? नहीं, ये तो गया था, ऐसे ही गया है। आदित्य एल 1 भी देख लिया हमने, ये भी नहीं है। LVM 3 भी नहीं था हमारा। सही आंसर क्या है? गगनयान है। गगनयान हम भेजने वाले हैं, उस पर होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के साथ अपनी अंतरिक्ष यात्रा की एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। गगनयान भेजना जाने वाला जिसमें कि टोटल 3 साइंटिस्ट हमारे जाएंगे। ठीक है, पूछ रहा है संस्कृत में गगनयान शब्द का मतलब होता क्या है। मतलब गगनयान अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संस्कृत में इसका मतलब क्या है, ऑप्शन है चंद्र का रथ, दिव्य वाहन, सौरजांच या कच्छी स्टेशन। तो दिव्य वाहन है गगनयान, मतलब ऐसा वाहन जो मतलब आसमान में उड़ेगा, ऐसा करके कुछ है। तो दिव्य वाहन इसका संस्कृत में नाम है। खगोलीय वाहन जो है के लिए संस्कृत शब्द के नाम पर गगनयान का नाम 3 दिवसीय मिशन के रूप में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एक दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछ रहा है पहले मानव युक्त गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल होने वाले हैं। बताया था मैंने आपको, कितने बताया कि 3 होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। ठीक है, देखिए लिखा पहले मिशन के लिए केवल 3 अंतरिक्ष यात्री दल का गठन करेंगे। सभी 4 व्यक्ति भविष्य के प्रयासों के लिए योग्य अंतरिक्ष यात्रियों के समूह को बढ़ावा देते हुए अपना प्रशिक्षण जारी रखेंगे। ये 3 लोग जाएंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, लोगों को प्रशिक्षण देंगे और भी साइंटिस्ट वगैरह जो इन फ्यूचर हमारे जो साइंटिस्ट स्पेस में जाएंगे तो उनको प्रशिक्षण देंगे, भाई कैसे कैसे क्या करना है, वहाँ पे कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है या अपने आप को कैसे सेफ रखना है। किंग्स चार्ल्स III के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन हमारे हैं रतन टाटा है, सचिन तेंदुलकर है, सुनील भारती मित्तल हैं या नरेंद्र मोदी हैं। तो हमारा सही आंसर होगा सुनील भारती मित्तल हैं, जिनको किंग्स चार्ल्स III के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। नाइटहुड की उपाधि पहले भी चर्चा में रही है हमारे हिस्ट्री में। तो बताइए ऐसे कौन से व्यक्ति जिनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और उन्होंने वापस भी कर दी थी। देखिए लिखा है इसमें, भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। पहले भी ब्रिटेन के द्वारा ही दिया गया था। आप मुझे उन व्यक्ति का नाम बताइए जिनको ये उपाधि दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तिथि किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे हैं 26 जनवरी, 28 जनवरी, 12 मार्च या 11 मई। तो सही आंसर हमारा क्या है, हर साल हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सके कि विज्ञान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हमें अपना टेम्परामेंट साइंटिफिक रखना चाहिए ताकि जो भी समाज में बहुत सारी रूढ़ियाँ फैली रहती हैं, अंधविश्वास फैले रहते हैं, उनसे लोगों को दूर रखा जाए और जो सही चीज़ें वो लोगों को बताई जा सके। क्योंकि कोरोना टाइम पर देखा गया था बहुत सारे लोग ना मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, मिसलीड कर रहे थे लोगों के, आप ये खा लीजिए, आप ये पी लीजिए, आपको कोरोना ठीक हो जाएगा या आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें ना हो इसके लिए ये हम चलाते हैं। रमन प्रभाव की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया था। अगर ये नहीं पता है आपको तो भाई आपको चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए क्योंकि बहुत आसान है। ये CV रमन है, नाम ही रमन है, रमन प्रभाव है, इनके खोज का श्रेय इनको ही जाता। अभी कुछ दिन पहले ही हमने 2-3 दिन पहले कुछ इनके जन्म दिवस के रूप में या CV रमन प्रभाव की खोज की थी, इन्होंने एक डे सेलिब्रेट किया था, वो मैंने आपको पढ़ाया भी था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो किसके बारे में था। ठीक है, विस्तार अधिक यह 1928 में इसी तारीख को भारतीय भौतिक विज्ञान जो है रमन प्रभाव की उल्लिखित खोज की थी उन्होंने। ठीक है, सर जी CV रमन ने रमन प्रभाव पर अपने काम के लिए किस वर्ष भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन हमारे 1928, 1930, 1935 या 1940। सही आंसर क्या होगा, 1928 में इनको भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा आप, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था, वो यही है। देखिए लिखा रमन प्रभाव खोजने सारे CV रमन ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 में जीता। भारतीय विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था क्योंकि पहले भारतीय थे जिनको ऐसा कोई सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया। लोकपाल चर्चा में भी था, लोकपाल नियुक्त होता है सेंटर के लिए और लोकायुक्त नियुक्त होता है स्टेट के लिए। मैं आपको अच्छे से पढ़ाया था इसके बारे में कि क्यों नियुक्ति होती है। जो भी ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके अगर उन पर कोई केस दर्ज होता है, उन पर कोई मामला दर्ज होता है तो उसकी छानबीन करना या भ्रष्टाचार वगैरह जैसे मामले होते हैं उनको देखना, ये सारा काम करता है लोकपाल। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हमारे न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी जी को, न्यायमूर्ति MS खानविलकर को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को या सुनील चंद्रा को। तो सही आंसर हमारा है न्यायमूर्ति M खानविलकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है इसी के बारे में सारा।
क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछ रहा है, पंकज उधास जो है, इनको पंकज उदास लोग बोलते हैं, किस लिए प्रसिद्ध थे? पॉप सिंगिंग के लिए, बॉलीवुड आइटम सॉन्ग गाने के लिए, गजलों के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए। तो गजलों के लिए फेमस थे पंकज उदास, जिनका हाल ही में शायद निधन हो गया, इसलिए हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, अनुभवी गायक जो है पंकज उदास का लंबी बीमारी के बाद 26 फरवरी को 73 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है। पंकज उदास अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध थे। चिट्ठी आई है, एक आपने सुना होगा, हमेशा बहुत फेमस गाना है ये, मोहरा से है। न कजरे की धार, ये मूवी मोहरा से लिया गया है। चांदी जैसा रंग, ये गाने सुने होंगे। एक तरफ उसका घर, आहिस्ता करके, ये सारे गाने बहुत अपने आप में बहुत हिट गाने रहे हैं। लोग आज भी सुनते हैं। ओल्ड इज गोल्ड जो बोलते हैं, इन्हीं गानों को बोलते हैं। वो सारे गाने इन्होंने गाए। ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे? कुछ अमेंडमेंट किए गए, मैंने पढ़ाया था आपको इसके बारे में। तो बोला लागू कब होंगे? ये ऑप्शंस हमारे हैं 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2023, 31 दिसंबर 2023। तो भाई ये तो निकल गया ना, लागू होंगे कब होंगे? 1 जुलाई 2024 को लागू हो जाएंगे। ठीक है। केंद्र ने घोषणा की कि 3 महत्वपूर्ण कानून जो हैं, ये तीनों कब लागू होंगे? 1 जुलाई 2024 को लागू हो जाएंगे। ठीक है, बात याद रखिएगा। बाकी डिटेल वीडियो के लिए आप हमारा डेली डिस्कशन देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? जो सेप्टिक टैंक उनके सफाई के लिए लोगों को लगाया जाता है ना, तो एक तरीके से क्या बोलते हैं, कोई अगर मनुष्य ऐसे काम कर रहा है, कोई आदमी है, महिला है, कोई ऐसे काम कर रही है, थोड़ा सा उनके प्रति नकारात्मक देखने को चीज़ें मिलती हैं, या थोड़ा उनको लोग नीच समझते हैं, या बहुत थोड़ी दूसरी नज़र से देखते हैं, तो ऐसी चीज़ें ना हो। तो ऐसे काम जिनसे क्या होता है, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, तो वैसे काम हम रोबोट से करवा सकते हैं। इसलिए पूछा जा रहा है कौन सा रोबोट है ऐसा? स्वच्छता एटम है, होमोसेप एटम है, रोबो क्लीनर 1.0 है, सिनेटिक प्रो है। तो होमोसेप एटम है जो सेप्टिक टैंक्स की सफाई करेगा, रोबोट है। ठीक है, देखिए लिखा है भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट जिसका नाम है होमोसेप एटम। देश भर में मैला ढोने वाली प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना। ठीक है, जो मैरिड होते हैं ना लोग, उनसे होता क्या है, लोग उनको थोड़ा सा गलत निगाहों से देखते हैं, समाज से बाहर रखते हैं, सोसाइटी से बाहर रखते हैं। तो ऐसी चीज़ें किसी मनुष्य के खिलाफ ना हो और उसकी डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके, तो ऐसे काम हम किससे करवाएंगे? रोबोट से करवाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन हमारा अगला बोला है, फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम का किस क्षेत्र से संबंधित है ये? तो ऑप्शन हमारे प्रौद्योगिकी है, कृषि है, कपड़ा है या पर्यटन? तो कपड़ा है, कपड़ा से रिलेटेड है जो टेक्स्ट एक उद्घाटन किया गया है कार्यक्रम का। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया है। टेक्स मतलब होता है वो वाला टैक्स नहीं, कपड़े वाला टैक्स जो होता है। भारत टेक्स 2024 भारत में आयोजित अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हमारे, क्या बोला? शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश करने की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? मतलब किसी बच्चे को आप फर्स्ट क्लास में भेज रहे हो तो उसकी मिनिमम आयु जो है 6 वर्ष होनी चाहिए। ये कब से लागू होने वाला है? तो आपका है 26-27 से, 2023-24 से, 24-25 से या 25-26 से। तो सही आंसर हमारा 2024-25 से। जो भी बच्चे फर्स्ट क्लास में जाएंगे उनके पहले देखी जाएगी एज कितनी है, तो 6 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, ये सब लिखा हुआ। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है, कौन सा कानून ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष करना अनिवार्य मानता है? तो जो हमें पढ़ा ना, उस कानून का नाम पूछ रहा है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम बिल्कुल नहीं, शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो दिया जा रहा है 2009 के द्वारा, उसके तहत इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछता है तो ये हमारा ठीक है कानून है। तो किसका नाम लिखा हुआ है? ये निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और अधिनियम जो 2009 दोनों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप है, कि जो निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करने का अधिकार बच्चों को दिया गया है। और साथ में क्या किया जाएगा, भाई शिक्षा तो देंगे, ऐसा नहीं कि बच्चा बिल्कुल आजकल देखते हो ना आप, बच्चा 1 साल का है उसको स्कूल भेज दे रहे हैं, प्री पता नहीं कौन स्कूल भेजते हैं। बेचारे बच्चे को जब माँ बाप का घर पर रहना चाहिए, सीखनी चाहिए अच्छी, उसको स्कूल भेज दे रहे हैं। वहाँ पर आप कई बच्चा परेशान हो रहा है, रो रहा है, बच्चे दूसरे छेड़ रहे हैं उसको, ये सब चीज़ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग समझते नहीं है, थोड़ा सा बच्चे लोग पैदा तो कर देते हैं, लेकिन उसको अपना ना बोझ समझने लगते हैं, सोचते हैं भाई इसको स्कूल भेजो, दिन भर स्कूल में रहेगा, थोड़ी समस्या का मतलब टेंशन खत्म होगी, ऐसे करके बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज जो स्टे ब्रिज है, जो केबल्स की तरह बनाया गया है, नाम क्या है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया है?
उस सेतु का नाम पूछ रहा है। तो भारतीय सेतु है, सुदर्शन सेतु है, द्वारका सेतु है या फिर विश्व सेतु है। तो सही आंसर हमारा है सुदर्शन सेतु है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में गुजरात में किया गया है, जो अपने आप में एक तरह टूरिस्ट प्लेस बन गया, मतलब वहाँ पे लोग सेल्फी वेल्फी लेने पहुंच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेट बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाला लगभग 2.3 किलोमीटर लंबे द्वीप देश के लंबे सबसे जो लंबे केबल वाला पुल का उद्घाटन किया, जिसका नाम क्या है, सुदर्शन सेतु नाम है। ठीक है, ठीक है शन। तो जितनी भी चीज़ सारी मतलब जितना भी फरवरी माह का करंट अफेयर्स था उसको हमने वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व कर लिया। बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो मुझे लगता नहीं कि फरवरी का कोई करंट अफेयर्स बचा होगा इसमें। अगर इसको आप एक दो बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। बाकी अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें आगे भी फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आने वाले और अच्छे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि टाइम से वीडियोज़ मिले। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सारे वीडियो आपको टाइम से मिले। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।